हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे केमिस्ट्री का क्लास +2 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हम एक बेसिक बात करेंगे जो कि आप सबको पता ही है कि हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपके बहुत नज़दीक पड़े होते हैं, मतलब चिपके पड़े होते हैं। और लिक्विड में क्या होता है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से थोड़ा थोड़ा नज़दीक और थोड़ा थोड़ा दूर नज़र आ रहे होते हैं। उसी तरह गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो रहे होते हैं। तो इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि हमारे पास दो चीज़ें होती है। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि दो तरह से होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड जो टर्म हमारे पास होती है वो है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी बेसिकली एनर्जी वो होती है जो पार्टिकल्स के पास होती है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर देने पे, जिसकी वजह से एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू कर देते हैं। तो थर्मल एनर्जी possessed by the particle at a given temperature and due to which they can move away from each other। तो यहाँ से साफ साफ पता चल जाएगा आपको कि बेसिकली सॉलिड के अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होती है। और जाहिर सी बात है जब पार्टिकल चिपके पड़े हैं, नज़दीक है, तो इसका मतलब क्या है कि थर्मल एनर्जी यहाँ पे जीरो है, दूर जा ही नहीं पा रहे। अब लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, दोनों ही मिनिमम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी और थर्मल एनर्जी भी। लेकिन गैसेस के केस में आपको साफ दिख रहा होगा कि पार्टिकल दूर है, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, मतलब जीरो ही लगा ले आप, और थर्मल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है। नाउ स्टार्ट कि सॉलिड कितनी तरह के होते हैं। सॉलिड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ऐसी सब्सटेंस है जिसके अंदर इसके पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि यार एक स्कूल है, उसमें एक क्लास 5 के बच्चे हैं और सारे बच्चों की हाइट एक ही जैसी है। तो आप क्या बोलोगे यार कि ये तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर नजर आ रहा है कि सारे एक डेफिनेट अरेंजमेंट में। तो इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होता है जिसके अंदर एक ही तरह का शेप और साइज आपको दूर तक नजर आ रहा है। और जब एक ही जैसी चीज दूर तक नजर आती है तो हम उसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली क्या होते हैं, सब्सटेंसेस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप नाम कौन से होते हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट अरेंजमेंट।
in a three-dimensional space। और सेकंड, जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है ये आपकी क्या बनी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है, वो मैंने आपको एग्जांपल दिया है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली कौन कौन होते हैं आपके पास, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और क्वार्ट्ज। सेकंड वन इज एमॉर्फस सॉलिड्स। अच्छा, एमॉर्फस सॉलिड बेसिकली वो सॉलिड्स होते हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डेफिनेट अरेंजमेंट में नहीं होते। सब्सटेंसेस whose particles, एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं, आर नॉट अरेंज्ड इन अ डेफिनेट अरेंजमेंट इन थ्री डिमेंशनल स्पेस। अच्छा, अमॉर्फस सॉलिड का भी अगर आप देखो तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज क्यों बोला जाता है, सिंपल समझने के अगर मैं बोलूं कि जैसे वही एग्जांपल एक क्लास के स्टूडेंट्स का लेते हैं कि जैसे एक बच्चा है, स्टार्टिंग में उसकी हाइट 3 फुट का बच्चा है, फिर हाइट कोई 4 आ रहा है, ऊपर नीचे हाइट्स आ रही है, मतलब एक ही जैसा साइज और शेप आपको लंबे दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, एक ही जैसी हाइट आपको कंसिस्टेंट दूर तक दिखाई नहीं दे रही, ऊपर नीचे हो रहा है सब कुछ, तो मतलब अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए इसको बोला जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मतलब जब आपको एक ही जैसा साइज और शेप किसी भी पार्टिकल का, सबका मतलब सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं सब एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, सबका साइजेस ऊपर नीचे हैं, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और इसके बेसिकली एग्जांपल है रबड़, प्लास्टिक एंड क्वार्ट्ज ग्लास। नाउ अब हम करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। चलिए, पहला डिफरेंशिएट तो बहुत आसान है। पहला तो आपको पता ही है कि हम सिंपल बोल सकते हैं कि नॉट डेफिनेट अरेंज्ड, नॉट arranged in a definite manner. Second, not arranged in a definite manner. और डिफरेंशिएट में आप ये भी जोड़ सकते हो सेकंड, लॉन्ग रेंज ऑर्डर ये क्रिस्टलाइन के पॉइंट्स हैं और ये अमॉर्फस सॉलिड के, एंड दे आर अमॉर्फस जो होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर, जैसा हमने अभी पढ़ा था। थर्ड वन इज जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स एंड अमॉर्फस जो सॉलिड्स होते हैं दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स।
अच्छा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनके पास जो हीट ऑफ फ्यूजन है, बेसिकली जो इनका हीट ऑफ फ्यूजन है वो काफ़ी स्टेबल होता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसमें इनको पिघलाने में थोड़ी मुश्किलात होती है। लेकिन जो अमॉर्फरस सॉलिड होते हैं इनका जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, पिघलना, ये बहुत जल्दी पिघलते हैं। सबसे पहले ये सॉफ्ट होते हैं, फिर आप इनको हीट करके किसी भी शेप पे मोल्ड कर सकते हो। और कॉमनली एक बात याद रखना, काफ़ी सारे जो अमॉर्फरस सॉलिड्स हैं इनको जब आप हीट करते हो और जब ये स्लोली आप इनको कूल करते हो तो ये चांसेस होते हैं कि कन्वर्ट होके क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही चेंज होना शुरू कर देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनाइसोट्रॉपिक। अमॉर्फरस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। अच्छा, इसमें फर्क क्या है कि अनाइसोट्रॉपिक means substance have different physical properties in different directions, whereas isotropic means substance have same physical properties in different directions। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है हमारी कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा। तो ये आपने ध्यान रखने पॉइंट्स। इसके लास्ट इज क्लीवेज। ये रेगुलर सरफेस निकल के आता है और इसका जो क्लीवेज होती है इर्रेगुलर। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप किसी, सपोज आप बटर देखते हो, बटर को जब आप काटते हो ऐसे, तो बेसिकली सरफेस क्या होगा उसका? स्मूथ होगा। तो वो बेसिकली किसका एग्जांपल है? क्रिस्टलाइन का हो गया। अगर आप ईंट को नीचे गिरते हो, एक आपके हाथ में ईंट है, उसको आप नीचे गिरते हो, टूटने के बाद जब आप सरफेस देखते हो खुरदुरा सा सरफेस आ जाता है, तो वो बेसिकली एग्जांपल हो गया अमॉर्फरस सॉलिड का। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल बेसिकली एक छोटा सा रिपीटिंग पोर्शन होता है जिसको आप बार बार रिपीट करते चले जाओगे तो आपके पास एक पूरे का पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। अब इसमें मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो वो क्या है? सपोज आप एक वॉल बनाते हो आप एक ब्रिक से। जैसे आप ब्रिक से बनाते हो, काफ़ी सारी ईंटें होती है आपके पास और सारी ईंटों का साइज जो होता है ना ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। अब जैसे आप उनको ईंटों को अरेंज करना शुरू करोगे, जैसे सारी ईंटों को लगाते चले जाओगे तो आप क्या देखोगे कि ओवरऑल एक पूरी दीवार बन जाएगी। तो दीवार किससे बनी? एक ही जैसे शेप और साइज वाली ईंटों से, ठीक। और देखने में क्या लगेगा कि एक ही ईंट अपना रिपीट होती चली जा रही है बार बार, सेम साइज और शेप वाली, और आपके पास बन जाएगा पूरा का पूरा एक क्रिस्टल लैटिस, मतलब एक वॉल बन जाएगी। और यहाँ पे उस ईंट को हम नाम दे देंगे यूनिट सेल। तो देखिए ध्यान से, तो यूनिट सेल बेसिकली क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बना रहा हूँ, जैसे मैंने ड्रॉ किया और मैंने उसको बोल दिया ये एक छोटा सा, सॉरी,
ये एक छोटा सा यूनिट सेल है। इसको जब आप बार बार ऐसे ड्रॉ करते चले जाओगे तो ये ओवरऑल आपके पास एक पूरे का पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। ये क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा जब आप बार बार इसको ऐसे ही रिपीट करते चले जाओगे। तो अब बेसिकली आपने ध्यान रखना है कि यूनिट सेल के अंदर एटम के कंट्रीब्यूशन किस तरह से होते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, यूनिट सेल बेसिकली क्यूब शेप में होगा। यूनिट सेल के अंदर हमारे पास कॉर्नर्स 8 होते हैं। ये कॉर्नर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर्स होते हैं हमारे पास। सेकंड, हमारे पास फेसिस कितने होते हैं? 6। ये देखो फेसिस कैसे होंगे, एक फ्रंट हो गया, एक बैक हो गया, एक ये ऑपोजिट हो गए ये वाले, और ये अप और ये डाउन। तो ये 6 फेसिस हो गए हमारे पास। 3 बॉडी सेंटर, ये 1 ही होता है हमारे पास, बीचों बीच हो गया, बॉडी सेंटर हो गया। एंड 4 हमारे पास एजेस जो होती है यहाँ पे 12 होती हैं। तो ये यूनिट सेल के अंदर होता है। लेकिन अब हमने बात करनी है कंट्रीब्यूशन कैसे होता है। यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कहाँ कितना कितना होता है कि कॉर्नर पे एक एटम अपना कितना हिस्सा देगा, बॉडी के सेंटर में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, फेसिस पे कितना करेगा और एजिस पे कितना करेगा। तो ये हम सीखेंगे। तो आपने एक ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट बात है ये कि एक एटम जो है इसको बना एटम, एक एटम जो है कॉर्नर पे एक एटम जो है अपना 1/8 ऑफ एन एटम कंट्रीब्यूट करता है कॉर्नर पे। ये याद रखें आप, कॉर्नर पे एटम अपना 1/8वां हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। बॉडी सेंटर पे एक एटम 1 × 1 मतलब 1 एटम एक बॉडी सेंटर होता है, उस पे एक एटम कंप्लीट आ जाता है। फेसिस पे हमारे पास एक फेस पे ऑन 1 फेस, एक फेस पे एक एटम अपना हाफ एटम, आधा एटम अपना कंट्रीब्यूट करता है एटम, ठीक है। याद रखें एटम अपना आधा हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है एक फेस पे। एजेस, एक एज पे एक एटम अपना 1/4 हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। तो ये आपने कंट्रीब्यूशन याद रखने हैं। तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन एटम अपना करता है। नाउ अब हम डिफरेंट यूनिट सेल करेंगे और कंट्रीब्यूशन पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव। पहले इसकी अगर बात करें तो ये क्या कहता है कि एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। तो ये कहता है कि एटम्स खाली कहाँ पे होने चाहिए? कॉर्नर्स पे। अब जाहिर सी बात हम डायग्राम बना के देखेंगे। तो आप देखो कि मैंने एक यूनिट सेल बनाना है,
अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि जो आपने यहाँ पे अभी हमने सीखा था कि कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि कॉर्नर्स पे एक एटम अपना कितना कंट्रीब्यूट करेगा। अभी मैंने बताया था कॉर्नर्स पे 1/8। तो इसी तरह ये सारे कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर पे एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/8। यहाँ भी 1/8, यहाँ भी 1/8। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कॉर्नर्स कितने हैं हमारे पास, 8 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर पे एक एटम अपना 1/8 हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है, तो मिला के टोटल 1 एटम हो गया। एंड नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय Z इज इक्वल्स टू 1 एटम। तो सिंपल यूनिट सेल में कितने हमारे पास एटम है, टोटल 1, और जो कि हर एटम अपना हर कॉर्नर पे 1/8वां हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। सेकंड हमारे पास आता है BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसके अंदर क्या होता है कि एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स as well as in the body center पे भी होता है। अगेन डायग्राम बनाएंगे। तो उसी तरह अब आप कैलकुलेट कर लो कि ये हमारे पास कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स है, और ये रहा एक बॉडी सेंटर पूरे का पूरा। तो अब आप ध्यान से देखो कि हमने अभी सीखा था कि कॉर्नर्स पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8, 1/8, 1/8, और बॉडी सेंटर पे एक एटम कंप्लीट पूरे का पूरा आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर्स हैं, हर कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/8, तो टोटल कितना हो गया, 1 एटम। एंड बॉडी सेंटर का आप कैलकुलेट करोगे तो बॉडी सेंटर तो भाई एक ही होता है, उस पर एक एटम पूरे का पूरा होता है, तो ये भी एक एटम हो गया। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए यहाँ पे, 1 + 1 दैट इज 2। तो BCC के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए हमारे पास, 2। अब इसी तरह थर्ड वन इज FCC यूनिट सेल। अब जो FCC होता है इसके अंदर क्या बोलते हैं कि एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज ऑन द फेसेस। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको भी। तो इसके लिए अगेन ड्रॉ अ यूनिट सेल। अब आप सबसे पहले फटाफट अपने कॉर्नर्स वगैरह ड्रॉ कर लो। ये कॉर्नर हमारा, उसी तरह 8 कॉर्नर्स अगेन। अब आपने फेसेस वाले ड्रॉ करने हैं। अब आप ध्यान से देखो, अब अपन इनके कंट्रीब्यूशन कितना कितना लगा लेते हैं। हमने सीखा था कि कॉर्नर्स पे तो 1/8 है, सेम हमें बताइए अब
कि 1/8 है। अभी जो रेड वन है ये फेसिस पे है, तो फेसिस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो एफसीसी क्या कह रहा है कि कॉर्नर्स पे 8 है, तो 8 इंटू 1/8 ये 1 एटम हो गया। और जैसा कि हमें पता है फेसिस टोटल 6 होते हैं और हर फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? हाफ। तो यहाँ पे कितना हो गया? 3 एटम तो आपके फेसिस पे ही हो गए मिला के। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी रिप्रेजेंटेड बाय Z इज 4 एटम्स। ये आपने याद रखना है 4 एटम्स, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट किए हैं, आपको कॉन्ट्रीब्यूशंस याद होने चाहिए, कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। रिवाइंड कर लेते हैं कि यूनिट एक बेसिकली यूनिट सेल है, क्यूब शेप में होता है, ध्यान से देखें। और इसके अंदर क्या होता है? यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर्स, 6 फेसेस, एक बॉडी सेंटर, 12 एजेस, और एक एटम क्या करता है? कॉर्नर पे अपना 1/8वां हिस्सा देता है। बॉडी सेंटर पे एक ही होता है, पूरे का पूरा आ जाता है। फेसिस पे एक फेस पे हाफ कंट्रीब्यूट करता है, और याद रखें एजिस पे हर एज पे 1/4 अपना कंट्रीब्यूट करता है। जैसे हमने कैलकुलेट किया, प्रिमिटिव के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय Z एक एटम होना चाहिए। बीसीसी के अंदर क्या होना चाहिए? हमारे पास एटम कॉर्नर पे भी है, बॉडी सेंटर भी है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया? Z वो 2 हो गए हमारे पास। थर्ड वन इज एफसीसी, अभी हमने कैलकुलेट किया, वो बेसिकली क्या था? टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होने चाहिए एफसीसी में? Z इज इक्वल्स टू 4। और याद रखें न्यूमेरिकल भी जब आप करोगे तो नंबर ऑफ एटम्स का सिंबल होगा Z, और Z आपको याद रखना है कि प्रिमिटिव का 1, बीसीसी का 2 और एफसीसी का 4। अभी आप इतना रिवाइंड कीजिए, वी विल कंटिन्यू फर्दर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।